हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, जॉइंट लाइफ पॉलिसी की मैंने रिकॉर्डिंग बात की है आपसे, डिफरेंट मेथड्स, और उस पर कुछ एग्जांपल्स भी मैंने वर्कआउट कराया है आपके सामने। और मोस्ट प्रोबेबली आपने समझ लिया होगा कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी की जो वेरियस मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग है वो क्या है। एक ग्लिम्स मैं आपको पुनः दे देना चाहूँगा, और वो ग्लिम्स ये है बेटा कि 3 मेथड हैं। एक तो ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सपेंस मेथड है, ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सपेंस मेथड जैसा कि आप देख रहे होंगे। दूसरा इन्वेस्टमेंट मेथड है, जिसमें जेएलपी प्रीमियम जो भी चुकाया जाता है हम लोग उसको एसेट मानते हैं। और थर्ड वन जो मेथड है जेएलपी रिजर्व मेथड है, उसमें हम लोग रिजर्व भी क्रिएट करते हैं इक्वल टू द सरेंडर वैल्यू ऑफ जेएलपी। तो अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि जेएलपी तो ठीक है, सर ने कहा था कि जेएलपी की ट्रीटमेंट हम लोगों ने डिस्कस करनी है, चेंज इन पीएसआर पे, एडमिशन पे, रिटायरमेंट पे, डेथ पे, डिसोल्यूशन पे, सारे केसेस में। तो तीनों मेथड पे 3 मेथड हैं, उन तीनों मेथड पे सारे के सारे पार्टनरशिप अकाउंट्स में जितने भी एमालगमेशन को छोड़कर, मैं एमालगमेशन पे बात नहीं कर रहा हूं, डिसोल्यूशन तक की बात कर रहा हूं, उसके आगे नहीं। ओके, डिसोल्यूशन तक आपके सिलेबस में है, डिसोल्यूशन तक मैं बात करूंगा। अदरवाइज यहां तक आप समझ लोगे तो एमालगमेशन में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इवन दो कि आपने मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग यदि समझ लिए तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है दोस्तों। लेकिन यहां पे जो मेरे को बताना है, क्या बताना है वो आप समझ लीजिए। अभी जो मैंने डिस्कस करना है ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सपेंस मेथड पे ही डिस्कस करना है। ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी इन द पार्टनरशिप अकाउंट्स। मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग में ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सपेंस मेथड ही है, लेकिन इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे चेंज इन पीएसआर पे भी, एडमिशन पे भी, रिटायरमेंट पे भी, डेथ पे भी और डिसोल्यूशन पे भी। मेथड कौन सा सिलेक्ट किया है बेटा? मेथड सिलेक्ट किया गया था ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सपेंस मेथड। तो इस मेथड की एक विशेषता है, विशेषता यह है कि जेएलपी इज नॉट अपीयरिंग अंडर दिस मेथड। ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सपेंस मेथड में एक विशेषता है कि जेएलपी आपको बैलेंस शीट में कहीं नहीं दिखेगा। जेएलपी विल नॉट बी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। जेएलपी बैलेंस शीट में आपको दिखने वाला नहीं है। ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सपेंस मेथड की बात हो रही है। इस ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सपेंस मेथड में जेएलपी आपको बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। ओके, क्यों नहीं दिखेगा? इसका जवाब मैंने आपको पहले ही दिया हुआ है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जब प्रीमियम चुकाया जाता है ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सपेंस मेथड में, तो उसे बिजनेस एक्सपेंस मान लिया जाता है और अमाउंट ईच एंड एवरी ईयर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में चार्ज कर दिया जाता है। खर्च मान लिया गया। तो मान लिया जाए कि एक फर्म में ए, बी, सी 3 पार्टनर थे। इन्होंने 10 लाख रुपए की जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी थी। एग्जाम्पल लिया मैंने। सरेंडर वैल्यू क्या है बेटा? सरेंडर वैल्यू उसकी 90,000 रुपीज मैंने इमेजिनरी ली है कि जिस दिन चेंज इन पीएसआर हो रहा है उस दिन उसकी सरेंडर वैल्यू 90,000 पता कराई गई है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो कंडीशन आपको मालूम होगा कि कोई ना कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करता है तो कोई ना कोई गेन कर रहा होता है। यह बट नेचुरल है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? जो पार्टनर गेनिंग पार्टनर होगा उसके कैपिटल को डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। किसमें भैया? तो सरेंडर वैल्यू में। ओके, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दिस सरेंडर वैल्यू। दिस सरेंडर वैल्यू विल बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ चेंज इन पीएसआर। दिस सरेंडर वैल्यू, दिस वैल्यू विल बी टेकन। ओके, यही वैल्यू ली जाएगी। गेनिंग पार्टनर के शेयर को देखना है हम लोगों को। 90,000 रुपए जो अगर सरेंडर वैल्यू है तो गेनिंग पार्टनर मान लीजिए कि गेन कर रहा है 1/3 कोई गेन कर रहा है, ठीक है। तो जो भी गेन कर रहा है उसको हम लोग डेबिट करेंगे। 30,000 मान लो 1/3 गेन कर रहा है तो गेनिंग पार्टनर को 30,000 से डेबिट कर देंगे। और जो सैक्रिफाइस कर रहा है, मान लो 2 पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं इक्वल, तो दोनों पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। मान लो 2 पार्टनर गेन कर रहा है तो 2 पार्टनर जो भी गेन कर रहा है, जितना गेन कर रहा है, जैसे जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट करते थे, याद करो आप, जैसे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते थे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की जो ट्रीटमेंट करते थे, सेम ट्रीटमेंट यहां पे हो रही है बेटा, और कुछ नहीं है। सेम थिंग। अब देखो बात यहां पे खत्म हो गई है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना। इस सरेंडर इस वैल्यू को आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि ये जेएलपी जो है ₹10 लाख जो है ये सम एश्योर्ड है। और सम एश्योर्ड कब लिया जाता है? सम एश्योर्ड तब लिया जाता है जब पॉलिसी मैच्योर करेगी। पॉलिसी अभी मैच्योर नहीं की है। पॉलिसी मैच्योर होने की 2 दशाएं हैं। एक कि टाइम पूरा हो जाए,
पीरियड लैप्स कर जाए या फिर डेथ हो जाए, दोनों में जो पहले हो जाए, whichever comes earlier, you know about it. Now, suppose कि ABC पार्टनर है, D चौथा आ रहा है, फोर्थ पार्टनर is coming into the business and he would get 1/3 share in the profit or 1/4 share in the profit, whatever, 20% in profit, okay, 1/5. तो आपको करना क्या होगा कि इसी सरेंडर वैल्यू में जो पार्टनर गेन कर रहा है, तो इनकमिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर होगा, या हो सकता है कि एबीसी में भी कोई गेनिंग पार्टनर हो, तो वही ट्रीटमेंट आपको यहां करनी है। जो पार्टनर गेन करेगा उसको डेबिट करना है। देख लो मैंने इतना डार्क इसीलिए किया है। गेनिंग पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट करना है। गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज मस्ट, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज मस्ट। अब सवाल है रिटायरमेंट का, तो भैया रिटायरमेंट में भी तो वही बातें होंगी, सेम रीजन कि एबीसी पार्टनर थे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 10 लाख का ले रखा था इन लोगों ने। अब क्या हुआ कि उस डेट पे किसी एक पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही है, डेथ नहीं है भैया, डेथ नहीं है, ध्यान रखना, इट इज नॉट अ डेथ, नॉट अ केस ऑफ डेथ, रिटायरमेंट। सो एनीवन इज गोइंग आउट फ्रॉम द फर्म, ईदर ए बी और सी, व्हाटएवर, हुएवर, ओके, जो भी हो, कोई भी रिटायर कर रहा हो। लेकिन हमें यहां क्या 10 लाख को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि यहां भी पॉलिसी मैच्योर नहीं हुई है, रिटायरमेंट में पॉलिसी मैच्योर नहीं हुई है। 90,000 उस डेट का सरेंडर वैल्यू है। सेम हम लोग करेंगे काम, सेम काम करेंगे। सेम काम क्यों करेंगे? क्योंकि यहां भी कोई पार्टनर है, जो जाने वाला पार्टनर होता है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है मोस्ट जनरली, तो उसे तो मिलेगा ही मिलेगा इस सरेंडर वैल्यू में हिस्सा। लेकिन जो गेनिंग पार्टनर होगा उसे हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। जो भी पार्टनर गेन करेगा आउटगोइंग पार्टनर के शेयर को, उनके कैपिटल को डेबिट कर देंगे। मे बी पॉसिबल कि इन दोनों पार्टनर्स में से मान लो ए और बी बच रहे हैं और सी रिटायर कर रहा है, लेकिन बी और सी दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ए अकेला गेन कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है मे बी। तो जो जो सैक्रिफाइस करेगा, जो सैक्रिफाइस करेगा उसको क्रेडिट करेंगे, और जो गेन करेगा उसको डेबिट करेंगे। तो आप जो का मतलब समझ रहे होंगे, ओके। यहां से कहानी बदलती है। ये तीन आप लोगों ने देखा, ये तीन केसेस जो आपने देखा है अभी, ये तीनों केस में हम लोगों को सरेंडर वैल्यू एंटरटेन करना है। तीनों केसेस में, इन ऑल द 3 केसेस वी हैव टू एंटरटेन दिस सरेंडर वैल्यू, ओके, इन ऑल दिस 3 केसेस। बट व्हेन वी टॉक अबाउट डेथ, तो यहां देखिए काले अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर आपको दिख रहा होगा, काला अक्षर भैंस बराबर है सम एश्योर्ड इज टेकन। यहां पे 10 लाख रुपए लेंगे, लाल लाल डेथ हुई है, सी की डेथ लाल लाल हुई है, सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए है, सम एश्योर्ड लिया जाएगा SA, क्योंकि डेथ हुई है, पॉलिसी मैच्योर हुआ है। और मेथड कौन सा है? ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सपेंस मेथड है। तो हम लोगों को इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करना है 10 लाख रुपीज से। ABC इनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें हम लोग इस 10 लाख को एलोकेट कर देंगे, A को, B को और C को, इन ओल्ड PSR, ओके। बहुत ही सिंपल है। अब जब इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम की अमाउंट मिल जाएगी, तो क्लेम की अमाउंट मिलने की एंट्री क्या बतानी है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, सिंपल। आपको मैंने वो लिख के नहीं बताया है यहां पे, वो आप खुद समझ ले, ये अंडरस्टूड है। अब रही बात कि डिसोल्यूशन की, भाई साहब डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? फर्म का समापन, डेथ तो नहीं, पॉलिसी तो मैच्योर नहीं होगी, ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सपेंस से आपने रखा हुआ है। व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? आप पॉलिसी सरेंडर करोगे। आप पॉलिसी आगे रन तो करोगे नहीं, क्योंकि फर्म आपका आगे रन करने वाला नहीं है, आपकी फर्म क्लोजर पे जाने वाली है, ओके। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी दशा में डिसोल्यूशन के टाइम पे क्या होगा कि पहली बात कि जेएलपी तो बैलेंस शीट में है ही नहीं, तो हम लोग रियलाइजेशन में तो डेबिट में ट्रांसफर करेंगे नहीं। ओनली द सरेंडर वैल्यू, ओनली द सरेंडर वैल्यू इफ रियलाइज्ड, अगर रियलाइज होता है तो हम लोग लिखेंगे ओनली द अमाउंट रियलाइज्ड विल बी क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। तो आपने देखा कि ये ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सपेंस मेथड है। मुश्किल से आपको 10 मिनट लगे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल आपके सामने है, इस पे भी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। डोंट वरी अबाउट इट एंड डोंट बदर अबाउट इट। इस पे भी मैं क्वेश्चन लेकर आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा। और रही बात कि अब सर, अब आप ये बताइए कि ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सपेंस तो आपने बात कर ली है, ओके। अब आप बताइए कि जब हम लोग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को इन्वेस्टमेंट मेथड से रखेंगे तो इन तीनों केसेस में क्या एंट्रीज होंगी? क्या एंट्रीज चेंज होंगी? हाँ बंधु, चेंज होंगी। तो आप लोग एक काम करिए कि पहले आप लोग इसे जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई वुड नॉट से, क्योंकि ये एरा बदल चुका है, स्क्रीनशॉट आप ना भी लें तो आपको ये PDF के रूप में मिल जाएगा। आपको मैं अभी दूसरा मेथड बताने जा रहा हूं, जस्ट फ्यू सेकेंड्स लेटर, ओके।
ओके फ्रेंड्स, हियर वी आर। मैंने आपसे चंद सेकंड की ब्रेक ली थी और आपने उसे कंप्लीट कर लिया। इन बिटवीन मैंने भी इधर कंप्लीट कर लिया इन चंद सेकंड्स में। फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी इन इंटायर पार्टनरशिप अकाउंट मेथड 2, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट मेथड। अभी जो आपने देखा वो आपने देखा जॉइंट लाइफ पॉलिसी की जो मेथड मैंने बात की आपसे, वो थी ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सपेंस, और उसमें मैंने चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, डिसोल्यूशन, सब पे मैंने बातें की। अभी मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग मैंने ले ली है, इन्वेस्टमेंट मेथड ले ली है। एग्जाम्पल वही रखा है जो एग्जाम्पल इससे प्रीवियस वाले मेथड में रखा था, सेम एग्जाम्पल यहां पे मैंने रखा है। एग्जाम्पल वही है। जेएलपी की सम एश्योर्ड, एसए इट मीन सम एश्योर्ड, जितने की बीमा पॉलिसी ली गई थी वो है 10 लाख रुपए। एबीसी पार्टनर्स थे फर्म के, सरेंडर वैल्यू 90,000 रुपए की है, 90,000 रुपीज। इज इट क्लियर? व्हाट इज हैपनिंग हियर? व्हाट इज हैपनिंग हियर? चेंज इन पीएसआर, यानी कि एबीसी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है। तो आप पहले तो ये समझ लें कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ हो, या एडमिशन हुआ हो, या रिटायरमेंट हुई हो, डेथ हुई हो, डिसोल्यूशन हुआ हो, व्हाटएवर द केस में भी, आपने समझना ये है कि जब इन्वेस्टमेंट मेथड से रखी जाती है, रिकॉर्डिंग की जाती है, तो होता क्या है यहां पे कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी बैलेंस शीट में एसेट साइड में अपीयर करता है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी बैलेंस शीट के एसेट साइड में सरेंडर वैल्यू पे अपीयर करता है। ओके, तो अभी जो आप यहां पे देख रहे हो कि चेंज इन पीएसआर में मैंने लिखा है नो एंट्री इफ सरेंडर वैल्यू इज सेम। जॉइंट लाइफ पॉलिसी बैलेंस शीट के एसेट्स में दी गई है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, लेकिन हमने कोई एंट्री नहीं की है नो एंट्री इफ सरेंडर वैल्यू इज सेम। कोई एंट्री करेंगे ही नहीं अगर सरेंडर वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया तो। ओके, लेकिन सरेंडर वैल्यू में इंक्रीज हुआ हो या डिक्रीज हुआ हो, एंट्री होगी। ठीक उसी तरह से जैसे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, फर्नीचर की वैल्यू कोई चेंज नहीं हुई होती है, तो क्या इन्वेस्टमेंट का वैल्यू स्वयं जो इन्वेस्टमेंट है बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू सेम रह जाए तो भी एंट्री करते हो क्या आप? जवाब दोगे सर नहीं, ऐसे तो नहीं करते। हाँ, इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कुछ ऊपर नीचे हो तो भले ही हम लोग लॉस प्रॉफिट बुक करते हैं, देखते हैं, करते हैं एंट्री। सेम चीज है ना ये इन्वेस्टमेंट मेथड बेटा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट मेथड है और जेएलपी 90,000 रुपए बैलेंस शीट में दिखाई गई है। व्हाट इट मींस, वो इन्वेस्टमेंट है और उसकी अगर वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आई है, हम लोग कोई एंट्री नहीं करेंगे। नो एंट्री इफ सरेंडर वैल्यू इज सेम। लेकिन अगर सरेंडर वैल्यू यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, एंट्री होगी जेएलपी टू रिवैल्यूएशन, और डिक्रीज हुई है तो एंट्री होगी, डिक्रीज हुई है तो एंट्री होगी। सेम क्या लिखा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। अब बेटा आपको बात यही समझनी है कि चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, ये तीनों केस मैंने एक साथ रखा है और तीनों केस में आप देख रहे होंगे कि नो एंट्री इफ सरेंडर वैल्यू इज चेंज, सॉरी नो एंट्री इफ सरेंडर वैल्यू इज सेम। एडमिशन में भी नो चेंज इन सरेंडर वैल्यू सेम, नो चेंज इन सरेंडर वैल्यू सेम। सेम करने का मतलब क्या है कि कोई एंट्री नहीं करेंगे, नो एंट्री। लेकिन अगर सरेंडर वैल्यू इंक्रीज करता है तो जेएलपी डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इसमें भी होगा, 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 तीनों केसेस में। तो 5 मिनट में यह चीज क्लियर करने का है, विद इन 5 मिनट्स, नॉट मोर देन 5 मिनट्स। ये पॉइंट आपके जहन में अटना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि भैया हमारे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है, आप उसे जॉइंट लाइफ पॉलिसी समझो ही मत, थोड़ी देर के लिए आप उसे इन्वेस्टमेंट समझ लो। ओके, आपकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दी गई है 90,000 रुपए। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, कुछ नहीं करेंगे। सैक्रिफाइस करने वाला सैक्रिफाइस करे, गेन करने वाला गेन करे, नथिंग विल बी डन इफ सरेंडर वैल्यू इज स्टिल 90,000। लेकिन सरेंडर वैल्यू 90,000 से बजाय हो गया 1 लाख रुपए, 10,000 की एंट्री पास कर देंगे। क्या एंट्री करेंगे? जॉइंट लाइफ पॉलिसी डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब चाहे वो चेंज इन पीएसआर का केस हो, चाहे वो एडमिशन का केस हो, चाहे वो रिटायरमेंट का केस हो। लेकिन डेथ के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डेथ के केस में 90,000 लेंगे ही नहीं, तो डेथ की बात ही नहीं करनी। इज इट क्लियर? अब सवाल यह है कि ये तीनों केस में तो सब कुछ सेम हो रहा है बेटा, सब कुछ सेम हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं, इसे हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट समझना है और हमें उसे इस रूप में देखना है कि उस सरेंडर वैल्यू जो बैलेंस शीट के एसेट्स में है उसमें इंक्रीज हुआ है तो एंट्री करेंगे, जेएलपी डेबिट टू रिवैल्यूएशन, डिक्रीज हुआ है तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू जेएलपी, तीनों केस में। लेकिन डेथ में कहानी थोड़ी सी चेंज है। डेथ की कहानी क्या है आइए जानते हैं। व्हाट इज द स्टोरी ऑफ डेथ? डेथ की स्टोरी बहुत ही सिंपल है। डेथ की स्टोरी यह है बेटा कि इंश्योरेंस कंपनी डेबिट 10 लाख टू जेएलपी 10 लाख। इज इट क्लियर? इंश्योरेंस कंपनी डेबिट 10 लाख टू जेएलपी 10 लाख।
क्यों? इंश्योरेंस कंपनी को हमने अपना डेटर बना दिया एक तरह से। वाई वी हैव डन इट? वी हैव डन इट बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी पर अब हम लोग क्लेम करेंगे तो 10 लाख रुपए मांगेंगे, 90,000 से अब कोई मतलब नहीं, सरेंडर वैल्यू से अभी कोई मतलब नहीं, क्योंकि डेथ हो गई है तो पॉलिसी मैच्योर्ड, और पॉलिसी मैच्योर्ड तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू जेएलपी। जेएलपी क्रेडिट क्यों हुआ है? क्योंकि मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग क्या है? इन्वेस्टमेंट मेथड है, ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सपेंस मेथड नहीं है। यहां इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करेंगे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को क्रेडिट करेंगे। अब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को जब आप क्रेडिट कर दोगे 10 लाख रुपए से, तो 90,000 रुपए तो आपका पहले से था बैलेंस शीट के एसेट्स में, तो बचा क्या? 10 लाख में आपका 10 लाख डेबिट था जेएलपी अकाउंट में, तभी तो एसेट्स में था। अब जेएलपी अकाउंट आपने क्रेडिट किया 10 लाख रुपए से, तो 10 लाख क्रेडिट में और डेबिट में कितना? 90,000 रुपए, यानी 9,10,000 रुपए आपके क्रेडिट में आएंगे। तो वही 9,10,000 रुपए आप एबीसी को बांट देंगे ओल्ड पीएसआर में। दैट्स इट। इज इट क्लियर? तो ये बड़ा ही सिंपल और सरल सा मैटर था। अब रही बात डिसोल्यूशन की। ये चारों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही सिंपल मैटर है। इसमें आप अगर कोई कंट्राडिक्शन या क्वेश्चन करना चाहते हैं, कुछ सवाल करना चाहते हैं, तो प्लीज 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 वेलकम। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको ये स्लाइड देखने के बाद आपको ध्यान में कोई क्वेश्चन रह जाएगा। हाँ, तीसरा स्लाइड भी आपका आएगा, तीसरा स्लाइड भी अभी मैं आपको करके दूंगा। तो तीसरे स्लाइड में आपको क्या मिलने वाला है वो आप समझिएगा कि तीसरे स्लाइड में आपको मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट नहीं होकर के रिजर्व मेथड आएगा। तो पहले इन 2 स्लाइड्स पे आपको वर्क करनी है, और चूंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके साथ साथ मुझे इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी भी बनानी है, तो वो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं दूंगा। आज के लिए यही रहेगा। तो इस पे आप आ जाइए थोड़ा सा। डिसोल्यूशन में क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। क्यों भैया? क्योंकि डिसोल्यूशन के टाइम पे तो अब ये बात तो होगी नहीं। डिसोल्यूशन के टाइम पे तो हमें यही चीज लेना होगा। डिसोल्यूशन में तो यही चीज कैरी फॉरवर्ड करेगा। कौन सा? यही पॉलिसी तो मैच्योर होगी नहीं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेएलपी हम लोग 90,000 करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 90 के टू जेएलपी 90 के। जो भी अमाउंट रियलाइज हो, 75 रियलाइज हो, 1 लाख रियलाइज हो, वट एवर रियलाइज अमाउंट हो, हम लोग लिख लेंगे रियलाइजेशन के क्रेडिट। बात खत्म। नहीं रियलाइज हुआ, नहीं एंट्री करेंगे, लेकिन ट्रांसफर तो करेंगे रियलाइजेशन के डेबिट में। जिन लोगों ने डिसोल्यूशन बनाया होगा उन्हें पता होगा, ये रियलाइजेबल एसेट के रूप में माना जाएगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है। ये एसेट के रूप में बैलेंस शीट में 90,000 रहेगा। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा मैटर था, 5 मिनट का मैटर था। हाँ, लिखने में भले ही टाइम लगता है, लेकिन आपको इस वर्चुअल क्लास में टाइम कम लगेगा ऑलवेज। ओके, क्योंकि डेटा कंजम्पशन भी आपका बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे बात करूंगा। नेक्स्ट क्लास जो आपका आएगा उसमें मैं रिजर्व मेथड पे बात करूंगा और इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी की भी बात करूंगा आपसे। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।